एपिसोड 8। दोस्तों, हमारे चैनल पर जितनी भी स्टोरी आप सुन रहे हैं वो सभी हमारी खुद की कहानी है जिसे हमने लिखी है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी लेखनी पसंद आ रही है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर जरूर सपोर्ट कीजिए। कहानी अब आगे। सिंघनिया हाउस। रियांश का कमरा। परिधि और कोमल दोनों सुगंधा की तरफ हैरानी भरी निगाहों से देखते हुए पूछी, माँ, ये बात तो मैंने सिर्फ कोमल को ही बताई थी, तो फिर आपको पहले से ही कैसे पता? परिधि की मासूम सी बात सुन सुगंधा उसके गाल पर हल्के से अपना हाथ फेरते हुए बोली, वो इसलिए क्योंकि मुझे इस जिंदगी में तुम दोनों से ज्यादा तजुर्बा है और उस नाते मैं तुम्हें और रियांश को देखते ही समझ गई कि तुम दोनों के बीच में सब कुछ सही तो नहीं है। हाँ, मैं ये तो नहीं बता सकती हूँ कि क्या प्रॉब्लम है, पर इतना जरूर जानती हूँ कि मेरी बहू बहुत समझदार है और वो अपने और अपने पति के बीच की सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर लेगी। पर तुम दोनों को उसके लिए कुछ समय एक साथ बिताने की जरूरत है, लेकिन तुम दोनों यहाँ पर तो एक जगह बैठ बात करने से रहे, तो इसीलिए मैंने तुम दोनों को घूमने भेजने का प्लान बनाया, समझी बहू रानी? हंसते हुए परिधि से बोली, पर माँ, हम दोनों के बीच में जो भी प्रॉब्लम है ना, मैं आपसे पक्का वाला वादा करती हूँ कि यहीं पर सॉल्व कर लूंगी। पर प्लीज, मुझे जाने का मन बिल्कुल भी नहीं है, प्लीज। परिधि की बात सुन कोमल चाहते हुए बोल पड़ी, क्या भाभी, आप भी ना ये कैसी बात कर रही है? शादी के बाद वैसे भी आप भाई के साथ कहीं बाहर घूमने नहीं गई है, तो फिर मौका मिल रहा है तो मना क्यों कर रही है? आप एकदम बुद्धू ही हो। अरे, बाकी की लड़कियां तो ये सब करने का बस बहाना ढूंढते रहती है और आप हो कि माँ को आगे से मना कर रही हो, पर माँ आपकी बात नहीं सुनने वाली है। क्यों माँ? हाँ परिधि, कोमल बिल्कुल ठीक बोल रही है, और अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगी तो फिर मैं तुमसे बात नहीं करूंगी, सोच लो। सुगंधा जी की बात सुन परिधि झट से आगे बढ़ उसके गले से कस के लिपट जाती है और उदासी भरे आवाज में कहती है, प्लीज माँ, आप जो बोलेंगी मैं वो सब करूंगी, पर प्लीज आप मुझसे नाराज मत होइएगा। आप में मुझे अपनी माँ दिखाई देती है और अगर मेरी माँ नाराज हो मुझसे तो मैं भी खुश नहीं रह सकती हूँ। परिधि को इतना ज्यादा इमोशनल देख सुगंधा उसे अपने गले से ही लगाए उसके पीठ पर प्यार भरी हाथ फेरते हुए बोली, बेटा परिधि, तुम इतना इमोशनल क्यों हो गई? मैं तो बस मजाक कर रही थी। रियांश का ऑफिस। रियांश आज पूरा दिन भर परिधि से हुए झगड़े की वजह से परेशान रहा। वो चाहकर भी अपना मन दूसरे बातों में नहीं लगा पा रहा था और इसी वजह से उसके सर में अब हल्के हल्के दर्द होने शुरू हो गए थे। पहले कुछ टाइम तो वो दर्द को इग्नोर कर अपने काम पर ध्यान देने का कोशिश किया, पर फिर जब उससे दर्द बर्दाश्त नहीं हो पा रही थी तब उसने अपने केबिन का फोन इस्तेमाल कर मैनेजर को अंदर आने को कहा। कुछ देर बाद मैनेजर केबिन का दरवाजे को हल्के से खोलते हुए वहीं से पूछा, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ सर? मैनेजर को बिना देखते हुए ही अपनी आंखें बंद किए हुए रियांश बोला, हाँ, आ जाओ। मैनेजर अंदर आ तो गया, लेकिन जब उसने रियांश को अपनी आंखें बंद कर कुर्सी पर सर लगाए लेटे देखा तो वो झट से पूछ बैठा, क्या हुआ सर? आपको आपको देखने से लग रहा है कि आपकी तबीयत कुछ सही नहीं है। उस मैनेजर की बात सुन रियांश अपनी आंखें खोल उसके तरफ देखते हुए कहता है, नहीं नहीं, ऐसी कोई भी बात नहीं है। वो दरअसल शायद नींद सही से पूरी ना हो पाने की वजह से आज सर में दर्द शुरू हो गया है। तुम जरा डिस्पेंसरी जाकर मेरे लिए एक सर दर्द की दवा ले आओ। पर सर, अगर आपके सर में उतना ज्यादा दर्द हो रहा है तो फिर आप यहाँ पर क्यों बैठे हुए हैं? वैसे भी आज आपकी किसी भी क्लाइंट के साथ मीटिंग तो है नहीं। आप घर ही चले जाइए, यहाँ पर सब मैं मैनेज कर लूंगा। वो मैनेजर रियांश का केयर करते हुए बोला, लेकिन रियांश इस वक्त थोड़ा चिड़चिड़ा हुआ पड़ा था, इसी वजह से उससे बोल गया, देखो, तुम मुझे मत बताओ कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। मैं बिल्कुल ठीक हूँ और तुम्हें जितना कहा है तुम सिर्फ उतना ही करो। जाकर डिस्पेंसरी से मेरे लिए दवाई ले आओ, ओके? अब रियांश कुछ भी था तो बॉस ही ना, और उसकी बातों को मैनेजर काट भी नहीं सकता था। इसीलिए वो सिर्फ हम बोलकर केबिन से निकल गया। जब वो बाहर निकला, सामने से आ रही रिटा की नजर उस पर पड़ गई और वो उस मैनेजर से गंभीर स्वर में पूछी, क्या हुआ मैनेजर साहब? आपके चेहरे पर ये 12 क्यों बजे हुए हैं? आज रियांश सर ने कुछ कहा है क्या? रिटा की एक साथ इतनी ढेर सारी बात सुन मैनेजर उसके तरफ नजरें घुमाते हुए बोला, नहीं रिटा, ऐसी कोई भी बात नहीं है। सर ने मुझे कुछ नहीं कहा है और वो कभी कहा कुछ कहते हैं। बल्कि परेशान तो मैं इसलिए हो रहा हूँ क्योंकि तुम तो जानती हो कि अभी कितने बड़े बीमारी से निकलकर सर बाहर आए हैं और आज उनके सर में काफी तेज दर्द भी हो रहा है। इसीलिए मैं चाहता था कि वो घर चले जाए ताकि उन्हें थोड़ा आराम मिल सके, पर उन्होंने मेरी बात नहीं मानी और बोले, मी उनके लिए जाकर डिस्पेंसरी से सर दर्द की दवाई ले आओ। इस तरह उन्हें कोई भी दवाई नहीं खानी चाहिए ना, बस इसी बात से थोड़ा परेशान हूँ। तभी रिटा झट से बोल पड़ती है, हाँ, तो इसमें परेशानी वाली कौन सी बात है? रियांश सर हमारे बॉस है और हम उन्हें ज्यादा कुछ नहीं कह सकते हैं। पर रघुवीर सर, वो तो रियांश सर को घर बुला ही सकते हैं ना, और उनकी बात हमारे सर टाल भी नहीं पाएंगे।
क्योंकि वो सर के बॉस होने के साथ साथ पापा भी तो है। रिटा की बात सुनते ही मैनेजर मुस्कुराते हुए बोलता है, नोट बैड रिटा, तुम तो समझदार के साथ साथ काफी चालक भी हो। इंटरेस्टिंग। हाँ तो सर चालक थी तभी तो ये नौकरी मुझे मिली है, ना कि सब पर नजर रखूं कि कौन क्या कर रहा है और कौन किस क्लाइंट से मिला हुआ है। अब ये तो मेरा काम ही है। रिटा ये बात बोल हंस देती है और उसकी हंसी सुन मैनेजर भी हंसने लग जाता है। रियांश अपने केबिन में बैठे मैनेजर का दवाई लाने का वेट कर ही रहा होता है कि तभी उसके मोबाइल पर उसके पापा यानी कि रघुवीर का कॉल आने लगता है। उनका कॉल देखते ही रियांश थोड़ा खुद में सोचते हुए बोलता है, ये पापा मुझे इस वक्त कॉल क्यों कर रहे हैं। फिर कॉल रिसीव करते हुए कहता है, हाँ पापा बोलिए, कोई काम था आपा को क्या। रियांश की बात सुन उधर से रघुवीर एकदम ऑर्डर देते हुए कहता है, हाँ रियांश मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी थी, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम अभी घर पर आ जाओ। यूं अचानक से वापस घर बुलाने की वजह रियांश समझ नहीं पा रहा था और इसीलिए थोड़ा हैरानी से पूछते हुए बोला, पर पापा आपको ऐसी क्या बात करनी है, क्या हम शाम में बात नहीं कर सकते हैं। नहीं रियांश, मुझे तुमसे अभी बात करनी है और आज ऑफिस में भी कुछ ज्यादा काम नहीं है, तो प्लीज तुम अभी घर आ जाओ। रघुवीर ये बात बोल कॉल रख देता। बस की कॉल रखने के बाद रियांश सोचते हुए ऑफिस से घर के लिए जल्दी में निकल जाता है। कुछ देर बाद सिंघानिया हाउस में रियांश तेजी में अपने हाथ में लैपटॉप बैग लिए घर के अंदर आ जाता है और जब वो हॉल में सोफे पर बैठ रघुवीर को बड़े आराम से न्यूज़पेपर पढ़ते हुए देखता है तो जल्दी से उनके पास जाते हुए पूछता है, पापा ऐसी भी आपको क्या बात करनी थी जो आप मुझे इस वक्त ऑफिस से बुला लिए, बताइए। रियांश को अपने सामने देख रघुवीर न्यूज़पेपर को समेटते हुए सोफे पर रख खड़े होते हुए बोले, बेटा मुझे आपसे कोई भी बात नहीं करनी थी, मैं अब आपको घर बुलाने के लिए झूठ बोला था। रियांश एक तो पहले से ही सोने सर दर्द की वजह से इतना तकलीफ में था, ऊपर से रघुवीर की झूठ बोल घर बुलाने वाली बात सुन गुस्से हो उन्हें सुनाने लगा, ये क्या पापा आप इस तरह से मुझे झूठ बोल घर पर क्यों बुलाए, ये कौन सी बात हुई। आपको पता है ना कि ऑफिस में कितने सारे काम होते हैं, और जब मैंने आपकी बात सुनी तो सारा काम छोड़ घर पर आ गया और यहाँ पर आकर पता चलता है कि आपको मुझसे कोई बात नहीं करनी है। ये सब क्या है पापा। रियांश की किसी भी बातों का रघुवीर जी को जरा सा भी बुरा नहीं लगा, क्योंकि वो जान रहे थे कि इस वक्त रियांश को आराम की कितनी जरूरत है, और इसीलिए वो उसके कंधे पर अपना हाथ रखते हुए बड़े प्यार से कहते हैं, बेटा मैं समझ सकता हूँ कि मेरे इस तरह झूठ बोल तुम्हें घर पर बुलाने से तुम्हें बुरा लगा है, लेकिन मैं क्या करता, अगर तुम्हें सीधे तरीके से बुलाता तो तुम आने से रहे, और मुझे ऑफिस से पता चला कि तुम्हारे सर में ज्यादा दर्द हो रहा है। तुम इस बात को इस तरह नजरअंदाज कैसे कर सकते हो बेटा। तुम जानते हो ना कि इस वक्त भी डॉक्टर तुम्हारे ट्रीटमेंट कर रहे हैं, तुम पूरी तरीके से ठीक नहीं हुए हो। जैसे ही रियांश ने अपने पापा की बात सुनी उसे अपने कहे बातों पर बहुत पछतावा होने लगा और वो झट से उनके गले से लग बोल पड़ता है, पापा आई एम सॉरी, मैंने बिना आपकी बात जाने आपको इतना कुछ कह दिया, मुझे माफ कर दीजिए। रियांश और रघुवीर की बातों को सीढ़ी पर खड़ी परिधि सुन लेती है और ये बात सुनते ही वो मन ही मन बोलती है, इसका मतलब कि रियांश जी के सर दर्द की वजह मैं हूँ, शायद सुबह मैंने उनसे कुछ ज्यादा ही बेरुखी के साथ बात करी थी। वैसे मुझे उनके साथ बात नहीं करनी चाहिए थी, हाँ उन्होंने मेरे साथ गलत किया है, पर पूरी तरह से तो वो भी गलत नहीं है। रियांश अपने पापा से सॉरी बोल अपने कमरे में चला जाता है आराम करने। वैसे उसका सर सच में काफी तेज दर्द हो रहा था, इसीलिए वो कमरे में आने के साथ ही बैग को सोफे पर रख बिना कपड़े चेंज किए ही जाकर बेड पर लेट अपनी आंखें बंद कर लिए और गहरी गहरी सांसें लेने लगा। अभी वो अपनी आंखें बंद कर सोने की कोशिश कर रही रहा था कि तभी उसे किसी के हाथ की स्पर्श महसूस हुआ और वो झट से अपनी आंख खोल सामने देखने लगा। तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, और तुम मेरे सर पर क्या लगा रही हो। ये बात रियांश सामने बैठी परिधि से आश्चर्य होते हुए पूछा, लेकिन परिधि उसकी तरफ देखते हुए उसे शांति के साथ कहती है, इस वक्त आपके सर में काफी दर्द हो रहा है, इसीलिए आप अपनी आंखें बंद कर लीजिए और मैं गर्म सरसों तेल से आपके सर की मसाज कर देती हूँ, उससे आपको जल्दी ही कुछ आराम महसूस होगा। लेकिन रियांश को अभी भी अपनी सवालों का जवाब नहीं मिला था, इसीलिए वो परिधि का कलाई पकड़ते हुए उसे खुद के सर का मसाज करने से रोक बोला, देखो परिधि, मुझे बातें ज्यादा घुमा फिरा कर करनी नहीं आती है, जो बात मन में होता है वही जुबान पर भी होता है, और इसीलिए मैंने तुम्हें उस रात भी सारी सच्चाई बता दी थी, और प्लीज तुम भी अगर कोई बात है तो बता दो, इस तरह चुप रहकर मुझे और ज्यादा परेशान मत करो। रियांश को लग रहा था कि परिधि अभी भी उससे उतना ही खफा है, लेकिन फिर वो उसकी परेशानी में उसका साथ क्यों दे रही है ये बात नहीं समझ पा रहा था। तभी परिधि रियांश के हाथों से खुद का हाथ छुड़ाते हुए वापस से उसके सर का मसाज करते हुए बोली, अब चाहे हमारे बीच प्यार नहीं है और न ही मैंने आपके दिल में खुद के लिए प्यार जगा पाए,
पर फिर भी इंसानियत के नाते और इस शादी के हिसाब से हम दोनों एक दूसरे से बंध तो गए हैं ना, इसीलिए आप ज्यादा सोचना बंद कीजिए और अपनी आंखें बंद कर सोने की कोशिश कीजिए। परिधि की बातों को सुनने के बाद रियांश के पास और कोई सवाल नहीं रहा पूछने के लिए और वो बिना कुछ बोले चुपचाप वापस से अपनी आंखें बंद कर लेता है और परिधि हल्के हाथों उसके सर में तेल लगाते हुए सर का मसाज करने लग जाती है। तभी परिधि थोड़ी देर शांत रहने के बाद पूछी, वैसे रियांश जी, क्या मैं एक बात पूछूं आपसे? परिधि के ऐसा कहने पर रियांश अपनी आंखें बंद किए हुए ही बोलता है, हम पूछो, क्या पूछना चाहती हो? आपकी सर में दर्द की वजह मैं ही हूं ना। परिधि बड़े ही ग्लानि के साथ ये बात रियांश से बोली, क्योंकि वो जान रही थी कि कहीं ना कहीं वही वजह है सर दर्द की। वैसे भी अभी अभी रियांश की तबीयत सही हुई है और उसकी वजह से अब उसे वापस से तकलीफ हुई, ये बात उसे बहुत बुरा लग रहा है। रियांश इस बार बेड पर उठ बैठ गया और परिधि की तरफ देखते हुए बोला, मुझे ना तुम बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही हो परिधि। नहीं मतलब कि आज सुबह तक तुम मुझसे झूठ बोलने वाली बात को लेकर इतनी ज्यादा गुस्सा थी कि सीधी तरीके से बात करने की तो दूर मेरे तरफ देखना भी नहीं चाहती थी, और अब तुम्हारे मन में आखिर चल क्या रहा है, प्लीज मुझे कुछ बताओगी? रियांश परिधि के बर्ताव से बहुत कंफ्यूज हो चुका था और इसीलिए वो परिधि से ये सवाल कर बैठता है। परिधि भी कहती है, मैं जानती हूँ रियांश जी कि आपको मेरी बिहेव जरा अजीब लग रही होंगी, पर आप परेशान मत होइए, मेरे मन में कुछ भी नहीं चल रहा है। अब जब वो ऊपर बैठे भगवान जी ने ही मेरे किस्मत में प्यार नहीं लिखे हैं तो मैं क्यों आपसे इस बात को ले लूं? वैसे भी आपने मुझसे वही कहा ना जो आपके दिल में था। मुझे तो उल्टा खुशी होनी चाहिए कि कम से कम आपने मुझे हमेशा के लिए धोखे में तो नहीं ना रखा। तो इसीलिए अब मैंने डिसाइड कर लिया है कि हम दोनों के इस रिश्ते को हम दोस्ती में बदल तो सकते ही है ना। आप मुझसे प्यार ना सही पर मेरे दोस्त तो बन ही सकते हैं ना। ये बोल परिधि अपनी हाथ रियांश की तरफ बढ़ाते हुए उसके चेहरे को देखने लग जाती है। उसकी बात सुन रियांश पूरा अचंभित था कि परिधि उससे दोस्ती करना चाह रही है और झट से वो भी उससे हाथ मिलाते हुए मुस्कुराते हुए बोल पड़ता है, तुम नहीं जानती हो परिधि, तुमने मुझे अपनी दोस्ती बनने का ऑफर दे मेरे मन को कितना हल्का कर दिया है। वरना मैं यही सोच सोच एक मिनट चैन की सांस नहीं ले आ रहा था कि मैंने तुम्हारे स्थान धोखा करके अच्छा नहीं किया। पर थैंक यू सो मच मुझे अपना दोस्त बनाने के लिए। रियांश और परिधि दोनों के हाथ एक दूसरे में थे पर ये उनकी दोस्ती की शुरुआत थी। परिधि यही खुद को समझा खुश हो गई, शायद उसकी किस्मत में पति का प्यार लिखा ही नहीं है तो वो बेकार में रियांश को भी तकलीफ पहुंचा रही है और इसीलिए उसने रियांश की तकलीफ को कम करने के लिए उसके साथ दोस्ती कर ली। अगली सुबह सिंघानिया हाउस। सुबह सुबह परिधि उठ सारे घर की साफ सफाई कर रसोई में जाकर सबके लिए नाश्ता और लगे हाथों खाना भी बना दी थी। मंदिर की सफाई कर पूजा भी कर ली थी। जब वो अपने कमरे में सबको चाय देते हुए आई तो रियांश अपने बैग पैक कर रहा था और परिधि उसकी तरफ चाय का एक कप बढ़ाते हुए बोली, रियांश जी ये लीजिए आपकी चाय। रियांश जल्दी से चाय लेते हुए एक सिप पी भी लेता है और एकदम सुकून भरी आवाज में कहता है, वाओ परिधि क्या मस्त चाय बनाई है तुमने, सच में काफी टेस्टी बनी है। वैसे मैं भी किसे बोल रहा हूँ, अब तुम तो हर काम में ही परफेक्ट हो। अच्छा सुनो, तुमने अपना सारा सामान पैक कर लिया है ना? कहीं बीच रास्ते में तो नहीं बोलने लगोगी कि मैं ये तो घर पर ही भूल गई? रियांश की मजाक भरी बात सुन परिधि के चेहरे पर भी हल्की मुस्कान आ गई और वो मुस्कुराते हुए बोली, नहीं रियांश जी मैं कुछ भी नहीं भूली हूँ और अपना सारा सामान कल ही पैक कर ली थी तो डोंट वरी। नीचे हॉल शांति देवी बैठी चाय पीने के साथ पनी बहू सुगंधा से कहती है, बहू अभी तक मेरा पोता जगा नहीं है क्या? और ना ही परिधि कहीं दिखाई दे रही है। नहीं माँ, दोनों जग चुके हबार तो, और ये चाय भी तो परिधि ने ही बनाई है। उनसे ना सिर्फ चाय बल्कि हम सब के लिए नाश्ता और खाना भी बना कर रख दिया है। वो रियांश को कमरे में चाय देने गई है, अभी आती ही होंगी। सुगंधा जी अभी शांति देवी से ये बात बोल ही रही थी कि तभी रियांश और परिधि एक साथ सीढ़ी पर से नीचे की तरफ चले आ रहे थे। ये देख सुगंधा मुस्कुराते हुए बोल पड़ी, ये लीजिए माँ। रियांश और परिधि दोनों आ गए, लेकिन तभी कोमल झट से बोल पड़ी, ये क्या भाभी, आप अभी तक तैयार नहीं हुई है? आपकी फ्लाइट है ना 11 बजे की, और भाई अभी नहीं। इस पर रघुवीर जी भी कहने लग जाते हैं, हाँ बच्चों आप दोनों अभी तक तैयार क्यों नहीं हुए हैं? क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है क्या? सबको एक साथ पूछते देख रियांश बोल पड़ता है, क्या आप लोग एक ही बात पूछे जा रहे हैं? जरा रुकेंगे तभी ना हम कुछ बता पाएंगे। हाँ हाँ बताओ, अभी तक क्यों नहीं रेडी हुए हो तुम दोनों? तब परिधि बड़ी शालीनता के साथ कहती है, वो दादी दरअसल हमारी फ्लाइट का टाइम 1 घंटा बढ़ गया है, अब 12 बजे वो फ्लाइट खुलेगी, इसी वजह से हम अभी तैयार नहीं हुए हैं। परिधि की बात सुन शांति देवी अपने लड़खड़ाते जुए आवाज में बोली, चलो अच्छा ही हुआ कि तुम दोनों 1 घंटे देरी से जा रहे हो, अब कुछ समय हम सब के साथ भी बिता लोगे। वैसे परिधि बेटा तुम जरा मेरे पास तो आ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है।
दादी के बुलाने पर परिधि को लगा शायद उन्हें उससे कोई काम होगा, इसीलिए बिना देरी किए उनके पास जाते हुए बोली, हाँ दादी बताइए क्या काम है आपको। मैं अभी कर देती हूँ। मुझे तुमसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। तुम दोनों की शादी तो काफी पहले ही हो गई थी, पर अब जाकर असली मायनों में तुम दोनों पतो पत्नी बने हो और मुझे इस बात की बहुत ही ज्यादा खुशी है। मेरे बिगड़े पोते को तुमसे सही रास्ता दिखा दिया है बेटा, इसके लिए तुम्हें जितना भी धन्यवाद दे वो कम ही होगा। शांति देवी की बात सुन रियांश मजाकिया तरीके से कहता है, क्या दादी आप मेरी दादी हो या परिधि के, मतलब अपने ही पोते की बुराई कर रहे हो उसके साथ मिलकर। नहीं मेरे बच्चे, मैं तुम्हारी बुराई नहीं कर रही हूँ, पर जो सच है वो तो सच ही रहेगा ना। अच्छा ये सब छोड़, मैं इस वक्त तुम दोनों से कुछ और ही बात करने वाली थी। वो क्या है ना कि अब मेरी उम्र हो चली है और भगवान जी ना जाने कब मुझे अपने पास बुला ले। अपनी माँ को इस तरह की बात करते सुन रघुबीर जी झट से बोल पड़े, माँ ये आप किस तरह की बात कर रही है, और क्या ये सब सुबह सुबह लेकर बैठ गई। अगर आपको यही बात करनी है तो कोई जरूरी नहीं है बात करने की। रघुवीर को चिंता करते देख शांति देवी हंसते हुए बोली, अच्छा बाबा मैं ये सब नहीं बोलूंगी, पर ये बात तो सच है ना कि हर इंसान को एक दिन जाना ही पड़ता है। परिधि शांति देवी से मुस्कुराते हुए कहती है, दादी अभी आपको कुछ भी नहीं होने दूंगी मैं। अभी आप हम लोगों के साथ बहुत दिनों तक रहने वाली है, तो ये सब अपने मन से बेकार की बातें निकाल दीजिए। परिधि की बातों पर हामी भरते हुए रियांश ने भी उसका साथ दिया। उन दोनों की बात सुन शांति देवी मुस्कुराते हुए बोल पड़ी, हाँ हाँ मैं अभी कहीं जाने भी वाली नहीं हूँ जब तक कि तुम दोनों मेरी इच्छा पूरी नहीं कर देते हो। दादी की इच्छा वाली बात सुन परिधि रियांश की तरफ देखने लगी और फिर वापस से दादी की तरफ मुड़ते हुए बोली, दादी आपकी क्या इच्छा है, प्लीज हमें बताइए। अगर हम आपकी इच्छा को पूरी कर पाए तो इसमें हमें बहुत खुशी मिलेगी, क्यों रियांश जी। हाँ दादी परिधि बिल्कुल सही बोल रही है, आप बताइए ना आपको क्या चाहिए। हम वैसे भी सिंगापुर तो जा ही रहे हैं, अगर वहां पर ही आपकी पसंद का कुछ मिल गया तो ले आएंगे। रियांश और परिधि को लगा शायद दादी को कुछ सामान चाहिए होगा, इसीलिए वो दोनों उनसे पूछने लग गए। लेकिन उन दोनों की बात सुनकर शांति देवी मुस्कुरा पड़ी और मुस्कुराते हुए बोली, देख परिधि बेटा, मैं जानती हूँ कि जब तुम्हारी शादी मेरे पोते से हुई थी तो उसने तुम्हें अपनी पत्नी नहीं माना था, पर तुमने उस वक्त खुद को संभाला और धीरे धीरे कर सबके दिल में अपने लिए जगह बना ली, और मेरे इस बिगड़े पोते के भी। तो अब जबकि तुम दोनों के बीच सब कुछ सही हो गया है और तुम दोनों घूमने भी जा रहे हो, तो मेरी एक अंतिम इच्छा यही है कि तुम दोनों जल्दी से मुझे अपने परपोते का मुंह दिखा दो, ताकि मैं चैन से इस दुनिया से जा सकूं। क्या बच्चा। परिधि और रियांश दोनों एक साथ बोल पड़े। दोनों को इतना आश्चर्य में देख सुगंधा जी मुस्कुराते हुए कहती है, अरे आप दोनों इतना कई चौंक गए। माँ ने कुछ अजीब थोड़ी ना बोल दिया है जो आप दोनों के चेहरे की हवाइयाँ ही उड़ गई। अब सब सही हो गया है तो आप दोनों को बच्चे के बारे में सोच लेना चाहिए। हमारा भी अब बस एक ही तमन्ना बचा है, अपने पोते के साथ खेलने का। अब जल्दी से परिधि तुम मुझे ये खुशी दे दो। पर माँ आप मेरी एक बार बात तो सुनिए, परिधि सुगंधा जी से कहती है। अब कहना सुनना कुछ नहीं भाभी, माँ बिल्कुल सही बोल रही है और मुझे भी अब छोटू चाहिए। मुझे उसके साथ खेलना है, मजा करना है। अब कब तक मैं ही इस घर में छोटी बन घूमती रहूं। मैं कुछ नहीं जानती हूँ भाई, मुझे अब एक छोटू बेबी चाहिए। क्यों दादी। हाँ हाँ अब हम सबकी यही इच्छा है कि तुम दोनों बस इस घर में ये खुशियाँ दे दो। सब दोनों के बच्चे के बारे में बातें कर कर के ही इतने खुश हुए जा रहे थे, जिसे देख परिधि मन ही मन दुखी हो बोल रही थी, ये सब आप लोग मत सोचिए। आप लोगों को जब हमारी शादी की असलियत का पता चलेगा तो बहुत ज्यादा तकलीफ होगी। मैंने खुद को तो इस सब के लिए समझा लिया। शायद मेरे किस्मत में पति का प्यार लिखा ही नहीं है तो उम्मीद क्या ही करूं, पर आप लोग जो ये बच्चे का सपना देख रहे हैं वास्तव में वो काफी हकीकत बन ही नहीं सकता है। परिधि मन ही मन बहुत ज्यादा दुखी हो गई थी। तभी रियांश उसके थोड़ा करीब आ धीरे से बोला, परिधि अभी घर वालों को कुछ भी मत कहना। अगर वो लोग बच्चे के बारे में सोच भी रहे हैं तो क्या हो गया। अगर ये सब सोच उन्हें खुशी मिलती है तो मैं उनकी इस मुस्कुराहट को अपने रिश्ते का सच बता तोड़ना नहीं चाहता हूँ। तो क्या आप इन लोगों को इसी अंधेरे में रखना चाहते हैं। आज ये लोग सिर्फ बातें करके ही खुश हो रहे हैं, लेकिन कुछ दिनों बाद जब ये बच्चे को लाने की बात करेंगे यूं फिर क्या करेंगे आप। हाँ बोले, देखिए रियांश जी, आप जितनी जल्दी इन सब घर वालों को हमारे रिश्ते की सच्चाई बताएंगे उन सब के लिए उतना ही अच्छा होगा। वैसे भी कब तक आप उनसे ये सब छिपा पाएंगे। एक ना एक दिन तो सच सबको पता लगना ही है और उस दिन सबका दिल बहुत दुखेगा। परिधि थोड़ा दुखी हो ये सारी बात बोल वापस से अपने कमरे में चली जाती है और रियांश अपने चेहरे पर झूठी मुस्कान लिए वही खड़ा रह जाता है। माँ भाभी इस तरह से कमरे में क्यों चली गई, कहीं उन्हें हमारी बातों का बुरा तो नहीं ना लग गया। कोमल की बात सुन सुगंधा जी हंसते हुए कहती है,
अरे नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, दरअसल परिधि शर्मा गई होंगी इसीलिए यहाँ से चली गई। अच्छा अब ये सारी बातें यहीं पर रहने दो, और हाँ रियांश बेटा, अब जल्दी से तुम भी परिधि को लेकर एयरपोर्ट निकलो, टाइम भी हो ही गया है। सुगंधा जी के ऐसा कहने पर रियांश जी माँ बोल वहां से अपने कमरे की तरफ चला जाता है। रियांश का कमरा। जब वो अपने कमरे में पहुंचता है और देखता है कि परिधि कमरे में इधर से उधर तेजी में चल चल चक्कर लगाए जा रही है, यूं वो उसके पास जा पूछता है, परिधि हमारे फ्लाइट का समय हो गया है, चलो अपना सामान ले लो। रियांश ये बोल अपना सामान लेने लग जाता है, तभी परिधि गुस्से से उसके पास जा पीछे खड़ी हो जाती है और बोलती है, आपको किसी के जज्बातों का कोई ख्याल नहीं है रियांश जी क्या? परिधि की बात सुन रियांश जैसे ही पीछे मुड़ने की कोशिश करता है, अचानक से सामने परिधि के खड़े होने की वजह से लड़खड़ा जाता है और परिधि को ले सोफे पर गिर जाता है। सोफे पर परिधि और उसके ऊपर रियांश, दोनों की आंखें एक दूसरे से टकरा जाती है और होंठ एकदम खामोश पूरे करीब। परिधि की सांसें तो एकदम तेज हो चलने लग गई और होठों पर एक अलग सी ही बेताबी थी, जैसे मानो वो रियांश के इतने करीब खुद को संभाल नहीं पा रही हो। रियांश बस उसे देखते ही जा रहा था। रियांश शायद उसके आंखों में इस कदर डूब चुका था कि उसे याद नहीं रहा कि वो परिधि के ऊपर है और उसके होठों के करीब बढ़ रहा है। रियांश धीरे धीरे उसके होठों की तरफ बढ़े जा रहा था और परिधि भी अपनी जज्बातों को बहुत रोकने की कोशिश कर रही थी, पर उस समय उसके फीलिंग्स उसके बस में कहाँ थे। बस रियांश की स्पर्श को वो महसूस करने की कोशिश किए जा रही थी, लेकिन जैसे ही रियांश परिधि को किस करने वाला होता है, अचानक से परिधि जोर से धक्का देते हुए उसे खुद पर से हटा खड़ी हो जाती है और अपने नजरों को इधर से उधर चुराते हुए कहती है, आप क्या कर रहे थे रियांश जी? ये सब सही नहीं है, मैं अपना सामान ले बाहर जा रही हूँ, आप भी आ जाइए। परिधि बिना देखे ही रियांश से ये बातें बोल कमरे से निकल गई। उसके जाने के बाद रियांश खुद को बड़े ही आश्चर्य से शीशे में देखते हुए खुद में ही बोलता है, ये तुझे क्या हो गया था रियांश? तू परिधि के करीब क्यों जा रहा था? अरे तूने ही तो उससे बोला था कि तू उससे प्यार नहीं करता है, तो फिर इस तरह उसके आंखों में खुद को भूल जाने की वजह क्या है? ये सब मुझे समझ में नहीं आ रहा है, क्या हो गया है मुझे? ये सब शायद अट्रैक्शन है, वो आज कुछ ज्यादा ही खूबसूरत लग रही थी, इसी वजह से मैं उसके तरफ खींच रहा था। हम पर आगे से मुझे अपने आप को कंट्रोल में रखना होगा, ये सब गलत है। एयरपोर्ट। रियांश और परिधि दोनों एयरपोर्ट पहुंच चुके थे। अभी फ्लाइट का समय नहीं हुआ था, इसी वजह से वहां बैठे इंतजार कर रहे थे। बहुत देर तक बस दोनों आनी अपनी जगह पर चुपचाप बैठे हुए थे। तभी रियांश से रहा नहीं गया और वो परिधि से बात करने के लिए कुछ बोलने ही वाला था कि तभी परिधि को उसके घर से कॉल आ जाता है। परिधि जैसे ही अपने पापा का कॉल आते देखती है, वो एकदम से खुश हो जाती है और झट से कॉल रिसीव करते हुए चहककर बोल पड़ती है, हेलो प्रणाम बाबा। परिधि की आवाज सुन राजवीर के आंखें भर आते हैं और वो भारी आवाज के साथ बोलता है, आज इतने दिनों के बाद जाकर अपनी बेटी की आवाज सुन ऐसा लगता है जैसे मानो हमें कितनी खुशी मिल गई हो। बेटा तू तो अपने ससुराल में जाकर हमें बिल्कुल भूल ही गई। एक बेटी अपनी माँ और पापा को भूल जाए, ऐसा भला कभी हो सकता है क्या पापा? और हाँ, आप इस तरह से रोए नहीं, वरना मुझे भी रोना आ जाएगा। प्लीज बाबा, अगर आप इस तरह से रोएंगे तो माँ भी खुद को नहीं संभाल पाएगी। रियांश बगल में बैठे परिधि के आंखों में छिपे आंसू को देख रहा था और मन ही मन बोल रहा था, लगता है परिधि के मम्मी पापा को इसकी बहुत याद आ रही है और फिर ये भी तो उन्हें बहुत याद कर रही है। फिर जल्दी से परिधि के हाथों से मोबाइल लेते हुए रियांश राजवीर जी से बात करते हुए बोला, हेलो पापा प्रणाम, कैसे हो आप? अपने दामाद की आवाज सुन राजवीर जी एकदम खुशी भरे आवाज के साथ बोले, रियांश बेटा आप, हम बिल्कुल ठीक है, और आप कैसे हो? सब सही है ना घर पर? हाँ पापा सब सही है। अच्छा अभी हम कॉल रखते हैं, हमें कुछ जरूरी काम है परिधि से, अगर आपको बुरा ना लगे तो क्या हम बाद में कॉल करें? रियांश की बात सुन राजवीर जी झट से ये कह फोन रख देता है कि वो बाद में बात कर लेगा, लेकिन इस तरह से रियांश का अपने पापा से बात करने पर परिधि को अच्छा नहीं लगा और वो थोड़ा नाराजगी के साथ बोली, अगर आपको कुछ काम था भी मुझसे तो आप कुछ देर तो रोक सकते थे ना? वैसे भी कौन सा मैं उनसे हमेशा बात करती हूँ, आज बाबा कितने दिनों के बाद मुझे कॉल किए थे। तभी रियांश झट से परिधि का हाथ पकड़ते हुए बोला, तुम चलो मेरे साथ। तो दोस्तों आज के इस एपिसोड में बस यही तक, आगे की कहानी को हम अगले एपिसोड में सुनेंगे। फिलहाल के लिए आप सभी इसी तरह सुनते रहिए हमारे द्वारा लिखी स्टोरी अरेंज वाला लव।